अस्सलाम वालेकुम। हमने रेस्पिरेशन पर पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस की हैं और मेरे ख़्याल से इन वीडियोस से पहले ही हमें इस बात का पता था कि हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन और हम खारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आपने वीडियोस देखी हैं रेस्पिरेशन की, तो आपको मालूम होगा कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है अपने खाने को मेटाबोलाइज़ करने के लिए, यानी इसे हज़म करने के लिए। अपने खाने को एटीपीज़ में तब्दील करने के लिए, जो कि आगे चलकर और सेल से मुताल्लिक कामों में हाथ बटा सके या और भी चीज़ें करने में हमारी मदद कर सके, जैसे कि चलना, फिरना, साँस लेना या सोचना। और वो सब कुछ करना जो हमें करना ज़रूरी है। और रिस्पायरेशन के अमल में हम तोड़ते हैं शुगर्स को और खारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वीडियो में जो हम करेंगे वो ये कि एक बड़ा सा कदम लेंगे पीछे की तरफ और इस बारे में सोचेंगे कि हम किस तरह अपने जिस्म में ऑक्सीजन को लाते हैं और किस तरह इसे खारिज करते हैं माहौल में। और इसको कहने का एक तरीका और भी है, और वो ये कि हम किस तरह खुद को वेंटिलेट करते हैं, किस तरह हम लेते हैं ऑक्सीजन अंदर और बाहर फेंकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी शुरुआत होती है हमारी नाक से, या तो हमारी नाक से या फिर हमारे मुंह से, यानी माउथ से। तो यहाँ बनाते हैं किसी की नाक और मुंह। तो सोचें, जैसे ये हैं एक भाई साहब और इनका मुंह जो है ये खुला रहेगा ताकि ये सांस ले सकें। तो समझ लें कि ये हैं शफीक भाई, जिनको हम इस्तेमाल करेंगे आज ये सब समझने के लिए। तो शफीक भाई आज हमें दिखाएंगे कि कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे हम हवा अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। तो अब हम शफीक भाई के अंदर झांकते हैं। अब हमारे मुंह में होती है ओरल कैविटी यहाँ, और ये एक जगह है या एक खला है या जो हमारा मुंह या माउथ बनाता है। तो ये है हमारी ओरल कैविटी और इसमें मौजूद होती है हमारी जबान, दांत वगैरह। तो हमारे मुंह के अंदर ये एक जगह सी होती है, इसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। तो ये है जी हमारी ओरल कैविटी। अच्छा, ओरल से मुराद है माउथ या मुंह, और कैविटी मतलब स्पेस या कोई खला या ओपनिंग। और फिर आपके पास यहाँ इधर नाक में होते हैं नॉस्ट्रिल्स या नथने, और ये खुलते हैं नेजल कैविटी में, और ये भी एक बड़ी सी स्पेस है या जगह है इसकी तरह। और हम जानते हैं कि ये मिलते हैं हमारी नाक के पीछे। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगा, नहीं? नाक के नीचे नहीं, नाक के पीछे। तो ये दोनों मिलती हैं नाक के पीछे वाले हिस्से में या फिर माउथ के पीछे वाले हिस्से में। और ये जगह जहाँ ये मिलते हैं इसे कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स। तो जब यहाँ शफीक भाई की नाक से हवा जाती है, जिसे आमतौर पर सांस लेना कहते हैं या ब्रीदिंग कहते हैं, और नाक के ज़रिए सांस लेना कहते हैं कि बेहतर होता है, क्योंकि ऐसा होने से हवा जो है वो थोड़ी साफ़ हो जाती है नाक के बालों से, मतलब फ़िल्टर हो जाती है और थोड़ी-सी वार्म या गर्म भी हो जाती है। लेकिन सांस आप दोनों जगहों से ले सकते हैं, मुँह से भी और नाक से भी। हवा जो है वो जाती है अंदर, या तो नेज़ल कैविटी से या फिर ओरल कैविटी से, और फिर वापस यहाँ आती है फेरिंक्स में। और फिर ये जो फेरिंक्स है ये बटा हुआ होता है 2 नालियों या पाइप्स में। एक होती है हवा के लिए और दूसरी होती है खाने के लिए। तो फेरिंक्स बटा हुआ होता है। और पीछे की तरफ आपके पास होता है ईसोफेगस, या इसको एसोफेगस भी कहते हैं। लेकिन इसके बारे में हम दूसरी वीडियोज़ में बात करेंगे। तो ये है एसोफेगस, जो एयर पाइप है इसके पीछे है एसोफेगस। और बिल्कुल यहाँ है आपका लैरिंक्स। लैरिंक्स। अब एसोफेगस वो जगह है जहाँ से आपका खाना जाता है, क्योंकि खाना भी हमारे मुँह से ही नीचे जाता है। लेकिन हम ज़्यादा बात करेंगे लैरिंक्स के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में हमें बात करनी है वेंटिलेशन के बारे में कि एयर या हवा जो है वो कहाँ जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी एयर जो है वो जा रही है लैरिंक्स से, और लैरिंक्स जो है इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। तो जैसे आप मुझे यहाँ बात करते हुए सुन सकते हैं, तो यहाँ इस जगह कुछ चीज़ें हैं जो वाइब्रेट कर रही हैं बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी पर, और इसीलिए मैं काबिल हुई हूँ कि सही से आवाज़ निकाल सकूँ और ये वीडियो बना सकूँ। तो ये वॉइस बॉक्स भी यहाँ मौजूद है, लेकिन एक दफ़ा फिर हम इस पर आज गौर नहीं करेंगे। तो जब हवा गुजर जाती है लैरिंक्स से, तो यहाँ से ये अंदर जाती है और जाती है ट्रैकिया में, जो कि एक पाइप सा है हवा के लिए। एसोफेगस पाइप है खाने के लिए।
ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये है शफ़ीक भाई का ट्रैकिया और फिर ट्रैकिया से ये वैसे थोड़ा-सा रिजिड होता है या साख़्त में या स्ट्रक्चर में थोड़ा-सा सख्त होता है क्योंकि इसमें कार्टिलेजेस होते हैं और कार्टिलेजेस का होना अच्छा होता है वो इस वजह से कि आप नहीं चाहेंगे कि जिस जगह से पानी का गुज़र हो या हवा का गुज़र हो, वो बेंड होती हो या मुड़ती हो। तो इसको होना चाहिए थोड़ा-सा रिजिड या सख्त। तो इस वजह से पाए जाते हैं इसके आस-पास कार्टिलेजेस। और अब ये आगे चलकर बँट जाता है 2 ट्यूब्स में या नालियों में, इस तरह। तो ये ट्यूब्स जो हैं ये हैं ब्रोंकाई और एक को कहते हैं ब्रोंकस। तो ये हैं ब्रोंकाई और इनमें भी होते हैं कार्टिलेज और ये भी कुछ हद तक होती हैं रिजिड, लेकिन ब्रोंकाई जो हैं ये मज़ीद बढ़ते चले जाते हैं, स्प्लिट होते चले जाते हैं छोटी से छोटी ट्यूब्स में। और एक पॉइंट आता है, एक वक़्त आता है कि इनके पास कार्टिलेज घटना शुरू हो जाते हैं। तो ये और ज़्यादा रिजिड होना शुरू हो जाते हैं, तो ये स्प्लिट होते रहते हैं। एक वक़्त पर ये इतनी पतले हो जाते हैं और स्प्लिट होते चले जाते हैं ताकि हवा जो है वो भी स्प्लिट होती जाए और फैलती चली जाए। और जब वो वक़्त आता है जहाँ ब्रोंकाई से कार्टिलेज ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो जब ये रिजिड नहीं रहते, तो ये कहलाते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। तो ये जो है यहाँ पतला-सा इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल। ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है समझने के लिए, ये एक पाइप था जो पतला होता चला गया और बढ़ता चला गया और हमने इस पूरे पाइप की मुख्तलिफ जगहों को मुख्तलिफ नाम दिए हैं, इन्हें लेबल किया है। लेकिन जो बात है वो ये कि हमारे माउथ से शुरू हुआ है या हमारी नाक से, बल्कि शफ़ीक भाई की नाक और मुँह से, और उस वक़्त से हम चीज़ों को सिर्फ़ बाँटते चले जा रहे हैं और पहुँच रहे हैं इस मरकज़ी बँटवारे की तरफ जो हमें 2 रास्तों पर ले जा रहा है। और ये दोनों रास्ते जा रहे हैं हर एक लंग या फेफड़े की तरफ। तो शफ़ीक भाई के फेफड़े यहाँ, ये पहला और ये दूसरा। तो अब ये ब्रोंक्यूल्स जो लंग्स में हैं, ये एक जगह पर आकर हो जाती हैं ख़त्म और यहाँ बात होती है दिलचस्प। ये पतली से पतली होती चली जाती हैं और बन जाती हैं ये पतले तरीन एयर सैक्स इस तरह। हर छोटे तरीन ब्रोंक्यूल के सिरे पर मौजूद होते हैं ये छोटे-छोटे एयर सैक्स, बहुत ही छोटे। मैं इनके बारे में अभी बात करती हूँ और इन्हें कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, मैंने बड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन ये जो जायज़ा है ये बहुत आम सा और आसान सा है। हवा आती है यहाँ इस पाइप से और पाइप जो है वो पतले से पतला होता चला जाता है और आखिर में ये बन जाते हैं यहाँ पहुँचने तक ये एयर सैक्स। तो अब आप कहेंगे कि ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये हमारे सिस्टम में आती कैसे है? तो जो मुद्दे की बात है यहाँ वो ये है कि ये एयर सैक्स जो हैं ये हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे और इनकी वॉल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतली हैं और बारीक हैं, या कह लें कि बहुत पतली मेम्ब्रेन्स हैं। तो करते हैं थोड़ा सा ज़ूम इन। अगर हमको इन एल्वियोलाइज़ को करीब से देखना हो तो ये आपको एक आइडिया देने के लिए है कि ये चीज़ें बहुत 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 छोटी, बारीक और पतली होती हैं। ये हैं एयर सैक्स और यहाँ हैं ये ब्रोंक्यूल्स जो टर्मिनेट होते हैं इस एयर सैक में। तो ये एक और ब्रोंक्यूल टर्मिनेट हो रहा है दूसरे एयर सैक में, ठीक है? अब ये सारे इनमें से हर एक का डायमीटर है 200 माइक्रोन से 300 माइक्रोन। तो ये फासला यहाँ, ये है 200 से 300 माइक्रॉन्स। और अगर आपको नहीं पता कि माइक्रोन क्या है, तो माइक्रोन मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, या फिर इसे कह सकते हैं कि 1/5 मिलीमीटर का। तो अगर इसे मैं यहाँ स्क्रीन पर बनाने की कोशिश करूँ तो ये जैसे हैं पूरा स्क्रीन, तो मिलीमीटर जो है वो ऐसा होगा और इतना दूर होगा। तो सोचें इसका फिफ्थ, और ये है डायमीटर इन चीज़ों का जिसकी यहाँ बात हो रही है। और अगर इसको हम सेल्स के हिसाब से समझना चाहें तो एक इंसान के अंदर जो सेल होता है वो होता है 10 माइक्रोन। तो ये तकरीबन इस हिसाब से 20 या 30 सेल्स जितना डायमीटर होगा अगर हम इंसानी जिस्म के सेल्स के हिसाब से इसे देखें तो इनकी बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है। अगर आप इन्हें देखें गुब्बारे की तरह, तो गुब्बारे या बलून्स बहुत ही पतले होते हैं, तकरीबन एक सेल जितना मोटा, और ये जुड़ते हैं जाकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से, यानी हमारे खून के बहाव से, जो
बिल्कुल इनके बराबर से जा रहा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपके पास हैं ब्लड वेसल्स जो सीधा आ रही हैं दिल से और इन्हें होना होता है ऑक्सीजनेट। आमतौर पर वो ब्लड वेसल्स जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होती, तो जो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, इसकी शरेयान देखने में थोड़ी सी डार्क होती हैं, थोड़ी पर्पल रंग की। तो ये वो वेसल्स हैं जो सीधा दिल से आ रही हैं। ये यहाँ मौजूद खून में ऑक्सीजन नहीं है या ये हो गई हैं डीऑक्सीजनेटेड या इसमें बहुत कम ऑक्सीजन है। और वो लफ्ज़ जो इन वेसल्स के लिए इस्तेमाल होता है जो आ रही हैं दिल से, आ रही हैं दिल से, इन्हें कहते हैं आर्टरीज़। तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। आर्टरीज़ वो वेसल्स हैं जो दिल से आ रही हैं, दिल से आ रही हैं। और आपने आर्टरीज़ के बारे में सुना होगा ही। और वो वेसल्स जो दिल तक या दिल में जा रही होती हैं, इन्हें कहते हैं वेन्स। ये जाती हैं दिल तक या दिल में। ये 2 चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर आप देखेंगे कि आर्टरीज़ में हमेशा ऑक्सीजन नहीं होती, ना ही ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होती हैं। और इसी तरह वेन्स के लिए भी। हम इस बारे में गहराई में तब बात करेंगे जब हम हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम पर अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन बस याद रखें कि आर्टरीज़ जाती हैं दूर और वेन्स जाती हैं दिल के करीब। तो यहाँ ये आर्टरीज़ ये जा रही हैं दूर दिल से और जा रही हैं फेफड़ों तक या लंग्स तक, क्योंकि वहाँ हैं एल्वेलाइज और इन्हें चाहिए खून ऑक्सीजन हासिल करने के लिए। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा ये कि जो हवा है या ऑक्सीजन जो है वो जा रही है ब्रोंक्यूल से और घूम रही है या सर्कुलेट कर रही है एल्वेलाई के गिर्द। और जैसे ही ये एल्वेलाई भर जाते हैं तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, इन्हें इजाज़त मिल जाती है कि ये पार हो जाएं एल्वेलाई की मेम्ब्रेन के और जज़्ब हो जाए खून में। हम जब हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो इसमें और गहराई में जाएंगे, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज पाई जाती हैं। ये बहुत ही छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो इजाज़त देती हैं हवा को गुजरने की, बल्कि इजाज़त देती हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इनसे गुजर जाएं। इनके ऊपर बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जो होने देती हैं गैसेस के इस एक्सचेंज को या आने जाने को। तो ऑक्सीजन जा सकती है यहाँ खून में। और जब एक दफ़ा ऑक्सीजन, तो ये है वो वेसल जो आ रही है दिल से और ये है एक ट्यूब। तो जब यहाँ एक दफ़ा इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये जाएगी वापस दिल की तरफ। तो ये जाएगी दिल की तरफ ऑक्सीजन मिलते ही। तो ये है वो जगह जहाँ ये वेसल, ये पाइप हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो बतौर आर्टरी काम कर रहा था, क्योंकि ये दिल से आ रहा था, अब ये बन जाएगा वेन, क्योंकि ये वापस जा रहा है दिल में। और ऐसी आर्टरीज और वेन्स के लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और वो है, इन्हें कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। तो दिल से दूर जाना फेफड़ों तक, एल्वेलाई तक, ये हैं पल्मोनरी आर्टरीज और जो वापस जा रही हैं दिल में वो हैं पल्मोनरी वेन्स। तो अब आप कहेंगे कि राबिया ये पल्मोनरी से क्या मुराद है? तो पल्मो लफ्ज़ आया है लैटिन ज़बान से जिसका मतलब है लंग्स या फेफड़े। तो जब भी पल्मोनरी का लफ्ज़ आए तो समझ जाएं बात हो रही है फेफड़ों की। तो ये एक अच्छा लफ्ज़ है सीखने के लिए। तो अब जाते हैं वापस शफीक भाई की नाक और मुंह पर। तो यहाँ से आ रही है हवा या एयर और फिर ये जाती है फेरिंग्स में और फिर लैरिंग्स में और फिर ऑक्सीजन जाती है ट्रैकिया में और फिर ब्रोंका ऐसे होती हुई ब्रोंक्यूल्स तक और पहुँचती है एल्विलाई में और फिर होती हैं जज्ब आर्टरीज में और फिर खून होता है ऑक्सीजनेट और फिर हमारा खून और हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स होते हैं रेड जब एक दफ़ा इन्हें मिल जाती है ऑक्सीजन और फिर हम जाते हैं वापस। और ये मैं बताती चलूँ कि ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि बस हमें मिल जाए ऑक्सीजन अपनी आर्टरीज़ में या अपने हीमोग्लोबिन में, ये है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी। तो ये नीली वाली आर्टरीज़ जो आ रही हैं लंग से, ये भी खारिज करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में और ये एक्सेल हो जाएंगी वहाँ से, यानी बाहर निकल जाएंगी। तो हमारे पास है ऑक्सीजन जो आ रही है अंदर जब हम इनहेल करते हैं या सांस लेते हैं, और भी चीज़ें आज साथ में आती हैं ऑक्सीजन के, लेकिन ऑक्सीजन ही है जो जज़्ब होती है एल्वेलाई में। और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं या बाहर निकालते हैं या एक्सेल करते हैं तो निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे खून में थी।
ये होती है जज्ब एल्विलाई में, मगर फिर ये स्क्वीज आउट हो जाती है या बाहर निकल जाती है, या कह लें कि निचोड़ ली जाती है। तो बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आखिरी चीज़ जो देखने वाली है इस पूरे पल्मोनरी सिस्टम के बारे में या हमारे फेफड़ों के बारे में, वो ये है कि किस तरह हवा अंदर जाती है, किस फोर्स से, और किस तरह बाहर निकलती है। ये लंग्स कैसे करते हैं। ये अगर आप तसव्वुर करें तो बिल्कुल एक पंप या गुब्बारे की तरह लगे। हमारे पास एक बहुत बड़ी लेयर या परत होती है, बिल्कुल चपटे मसल की, यहाँ इधर जैसे। ये है एक लेयर मसल की बिल्कुल लंग्स के नीचे, और इसे कहते हैं थोरैसिक डायाफ्राम। थोरैसिक डायाफ्राम। तो जब भी ये रिलैक्स्ड होते हैं या आराम कर रहे होते हैं, इनका ऐसा शेप या ऐसी शक्ल होती है आर्च जैसी। और फेफड़े जो हैं ये थोड़े से स्क्वीज्ड होते हैं या दबे हुए होते हैं अंदर की तरफ। इनका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरते। और जब सांस ली जाती है यानी ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और ब्रीद इन किया जाता है, तो होता ये है कि ये थोरैसिक डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है। और जब ऐसा होता है तो ये छोटा हो जाता है और जगह बनती है। लेकिन ज़रूरी बात ये है कि ये खुलते हैं यहाँ इधर जहाँ फेफड़े हैं। तो जो फेफड़े हैं वो ये जो जगह यहाँ बनी है ये ले लेते हैं। तो होता ये है कि जैसे गुब्बारे को पूरा फुलाया, लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाया, और जब आप किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ाते हैं यहाँ फेफड़े हो जाएंगे बड़े, जैसे ही ये थोरैसिक डायाफ्राम होगी कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ेगी और बनाएगी और जगह। तो जब भी किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ता है तो जो इसके अंदर का प्रेशर होता है नीचे वो कम हो जाता है। अगर आपको फिजिक्स याद हो तो ये मैं यहाँ लिखती हूँ। जब हम सांस लेते हैं या ब्रीद इन करते हैं तो हमारा दिमाग हमारे डायाफ्राम को कहता है कि हो जाओ कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाओ। तो ये होगा कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास ज़्यादा जगह है अब फेफड़ों के लिए। ठीक है। तो अब हमारे पास ज़्यादा जगह है फेफड़ों के आसपास। लंग्स हुए एक्सपैंड, जगह को घेरने, ये जो जगह यहाँ पर बनी है इसको घेरने के लिए। यहाँ हमारे पास अब कम दबाव है बाहर की बनिस्बत, या कह सकते हैं कि ये है नेगेटिव प्रेशर। तो हवा या एयर हमेशा जाना पसंद करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। तो ये जाएगी या फ्लो करेगी शफीक भाई के फेफड़ों में, और उम्मीद है कि वहाँ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होगी जो जाएगी इनके एल्विलाई में और फिर आर्टरीज में, और फिर वापस जाएगी वेन्स में जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेगी हीमोग्लोबिन से। और फिर जब डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगी तो ये वापस अपनी इस आर्च्ड शक्ल में आ जाएगी। ये होती है रबर बैंड की तरह। ये कॉन्ट्रैक्ट करती है वापस लंग्स को, क्योंकि ये निकालती है हवा को वापस बाहर, और फिर इस हवा में होगी बहुत सारी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम अपने फेफड़ों में झांकने की कोशिश करें, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन लगता है ऐसा कि लंग्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। और सोचने वाली बात यह है कि इनमें इतनी सारी ऑक्सीजन समाती कैसे है और कैसे आ जाती है। तो ये होता है एल्विलाई की वजह से, ब्रांचेस या शाखों की वजह से। लंग्स के अंदर का एल्विलाई का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत 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 ज़्यादा होता है। तकरीबन पूरा सरफेस एरिया जिसमें ऑक्सीजन जज्ब भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है खून से। ये होता है तकरीबन 75 स्क्वायर मीटर। मीटर, ये मीटर है। ये साइज़ किसी के घर के बरामदे का हो सकता है। तो ये सरफेस एरिया है जो आपके फेफड़ों के अंदर मौजूद है। इनकी तहें होती हैं, इनकी फोल्ड्स होती हैं। तो ये है सरफेस एरिया जो बहुत सारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का काम सरअंजाम देते हैं। अब अगर बात करें कि कितनी एल्विलाई मौजूद होती हैं किसी भी फेफड़े में, तो ये हैं तकरीबन 300 मिलियन। एक लंग या फेफड़े में 300 मिलियन। तो उम्मीद है कि आपको अब थोड़ा-सा अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह हमें ऑक्सीजन मिलती है अपने खून में और किस तरह जाती है कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर। अब इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में हम और गहराई में बात करेंगे कि किस तरह ऑक्सीजन ले जाते हैं लंग्स से पूरे जिस्म में, और किस तरह हम ले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पूरे जिस्म से लंग्स तक। तो हम शफीक भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आज के लिए इतना ही।